हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एकदम झकास। चलिए भाई, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्लास 11 फिजिक्स के बारे में। और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो वीडियो होने वाला है वो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, ठीक है ना। इंग्लिश में तो हम बना ही रहे हैं, पर साथ साथ हिंदी का भी थोड़ा उद्धार किया जाए, हिंदी के बच्चों के लिए भी कुछ सोचा जाए। तो ये जो वीडियो आने वाली है सीरीज़ हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, फिजिक्स प्लस मैथमेटिक्स दोनों के मैं वीडियो कंप्लीटली बनाऊँगा, 11 प्लस 12 प्लस कंपटीशन लेवल के लिए, ठीक है ना। तो आज का जो सबसे पहला चैप्टर हमारे आने वाला है वो है वेक्टर। तो बेसिकली आप देख रहे हैं हिंदी में मेरे पास पीडीएफ फाइल की थोड़ी हेल्प लूँगा मैं हिंदी में, ठीक है ना। तो हम बात करने वाले किसके बारे में? वेक्टर के बारे में। किसके बारे में भाई? वेक्टर के बारे में। तो वेक्टर के बारे में बेसिकली तो आप पढ़ के आए होंगे, क्या होता है वेक्टर, पढ़ा ना। वेक्टर को अगर मैं बात करूँ हिंदी में तो इसे हम बोलते हैं क्या? सदिश। क्या बोलते हैं? सदिश, ठीक है। अब वेक्टर के बारे में बेसिकली अगर मैं बात करूं, सदिश के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सदिश और अदिश, इसमें दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक सदिश पढ़ेंगे और एक अदिश पढ़ेंगे। तो जिसके पास दिशा होती है, जिसके पास दिशा होती प्लस साथ साथ क्या हो? परिमाण हो। जिसके पास दिशा और परिमाण क्या हो? दोनों हो, वो क्या कहलाता है? मेरे पास सदिश कहलाता है। मतलब अगर वेक्टर के अंदर मैं बात करूं तो भाई साहब क्या होना चाहिए? एक तो मेरे पास परिमाण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परिमाण। और दूसरा क्या होना चाहिए जी? दिशा। भाई परिमाण का ज्ञान अगर है और दिशा का ज्ञान है तो वो कैसी राशि है? सदिश राशि है। दूसरी चीज आती है अदिश। दूसरा क्या आता है? अदिश। अगर अदिश के अंदर बात करो तो इसमें केवल और केवल एक ही चीज आएगी। क्या? केवल परिमाण। क्या आएगा? केवल परिमाण। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए सामान, बाजार से कोई सामान लेके आए, 1 किलो मटर लेके आए, ठीक है ना, आलू लेके आए, कुछ भी लेके आए, तो वो चीज़ जो मास होता है, जो द्रव्यमान होता है, वो कैसी राशि? एक अदिश। क्योंकि आप क्या रहा हो? केवल परिमाण। आपको ये बोला है कि 1 किलो सामान कुछ भी आपको लेके आना है। अगर आपको ये बोला जाए कि भाई आपको केवल उत्तर दिशा में चलना है, किधर चलना है? उत्तर दिशा में चलना है, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, तो वहाँ पर आपको दिशा बता दी गई किधर कि भाई उत्तर दिशा में मुझे जाना है, उत्तर के अलावा दिशा में नहीं जाना है। तो अगर मैं उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चलता हूँ तो वो मेरे पास क्या हो गई कि जहाँ मेरे पास परिमाण भी है, परिमाण बोले तो 5 किलोमीटर चलना है, कितना है? 5 किलोमीटर, और दिशा भी है। दिशा कौन सी? उत्तर दिशा। तो अगर मुझे दोनों का ज्ञान है, दिशा का भी ज्ञान है और परिमाण का भी ज्ञान है, तो वो आ गया मेरे पास सदिश के अंदर। और अगर मुझे केवल परिमाण का ज्ञान है, क्या है? केवल परिमाण का ज्ञान है, तो वो आ गया मेरे पास किसमें? अदिश के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली वेक्टर की डेफिनेशंस की अगर मैं बात करूं तो आइए यहाँ पर सदिश का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर। सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं वेक्टर की। वे भौतिक राशियाँ जिनके पास परिमाण के साथ साथ क्या होती है? दिशा होती है। परिमाण के साथ साथ क्या होती है भाई? दिशा होती है। ये डेफिनेशन पूरी याद रखना है अपने को। वे भौतिक राशियाँ जिनके पास परिमाण के साथ साथ क्या होती है? दिशा होती है, ठीक है ना। परिमाण के साथ साथ क्या होती है? दिशा होती है। ये छोटा बड़ा नहीं होगा क्या सर? अटक गया रे, अटक गया। तो वे भौतिक राशियां जिसमें परिमाण क्या होता है? एक तो परिमाण होना चाहिए, दूसरा दिशा होना चाहिए, तथा जो सदिश, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सदिश योग नियम का भी पालन करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास धारा क्या आती है? धारा, विद्युत धारा, है ना। तो अगर मैं धारा की बात करूँ, कक्षा 10वीं में आपने पढ़ा होगा क्या? धारा। धारा के पास परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, लेकिन फिर भी ये सदिश राशि नहीं है। ये कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि ये सदिश योग का पालन नहीं करती। अब सदिश योग क्या होता है भाई? तो आगे हम टॉपिक में पढ़ेंगे कि दिशा के हिसाब से हम इनको सबको जोड़ सकते हैं। तो धारा क्या होती है? इसके पास दोनों होता है, परिमाण भी होता है और क्या होता है भाई? दिशा भी होती है। लेकिन इन दोनों होने के बावजूद, इन दोनों के बावजूद क्या होना चाहिए? सदिश योग का पालन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सदिश योग के नियम का पालन। अब इसका जो पालन होता है विद्युत धारा नहीं कर पाती, ये इसका पालन नहीं करती है, पालन नहीं करती है। अगर ये इसका पालन नहीं करती है तो परिमाण और दिशा होने के बावजूद भी एक ऐसी राशि है, एक हमारे पास अदिश राशि है। क्लियर है? चलिए वापस आ जाते हैं हमारी फाइल के ऊपर। तो हम बात कर रहे थे सदिश के बारे में, ठीक है। तो देखिए जी, यहाँ पर वे भौतिक राशियाँ जिनके पास परिमाण व दिशा दोनों होती है वो कैसी राशियाँ कहलाती है? सदिश राशियाँ कहलाती है। क्लियर?
तथा जो सदिश योग के क्या करती है, पालन करती है। तो ये इसका रखना है, सदिश कहलाती है। इसको नोट भी कर सकते हैं आप। उदाहरण कौन कौन से आ गए हमारे पास? पहला विस्थापन, विस्थापन एक सदिश राशि है। वेग, वेग भी एक सदिश राशि है। त्वरण हो गया, संवेग हो गया, बल हो गया, ठीक है ना, कोणीय त्वरण हो गया, ठीक है ना, ये प्रणोद हो गया, या बल आघूर्ण, क्या हो गया, बल आघूर्ण, जैसे पंखा घूमता ना अपने अक्ष के ऊपर, तो बल आघूर्ण हो गया। दूसरी चीज कोणीय संवेग, एक हमने बात कर ली किसकी, वेग की, और एक संवेग की। संवेग जो होता है सीधी रेखा में गति कर रहे हैं, या फिर अगर हम किसी सर्कल में, वृत्त में अगर घूम रहे हैं, तो वहां जो लगता है वो क्या लगता है, कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग अगर आ गया, तो ये सारी चीजें कैसी राशि है मेरे पास, सदिश राशियां हैं, ठीक है। यदि किसी भौतिक राशि, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यदि किसी भौतिक राशि में परिमाण और दिशा दोनों हो तो ये हमेशा ही सदिश नहीं होती। ये बात अभी मैंने आपको समझाई, जिससे विद्युत धारा का एग्जांपल मैंने दिया था कि विद्युत धारा के पास परिमाण और दिशा दोनों है, लेकिन वो फिर भी सदिश योग का पालन नहीं करती। तो जरूरी नहीं है कि जिसके पास दोनों चीज़ हो, परिमाण भी और दिशा भी हो, और वो सदिश राशि हो, ऐसा जरूरी कतई नहीं है, ठीक है। उसने उदाहरण यहाँ बता रखा है, भौतिक राशि धारा, धारा में परिमाण भी होता है और दिशा दोनों होते हैं, लेकिन यह एक अदिश राशि है क्योंकि ये सदिश बीज गणितीय, मतलब ये सदिश के हिसाब से जुड़ती नहीं है। तो ये क्या कहलाता है मेरे पास, सदिश कहलाता है। इसी के साथ साथ एक चीज़ और लिखिए आप, क्या, अदिश राशियाँ। अदिश राशियों में लिख ले इसकी परिभाषा, अगर मैं अब लिखना चाहूँ तो अदिश राशि, पहला सदिश के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा, सदिश के बारे में थोड़ी चीज़ें और मैं आपको बताता हूँ कि सदिश जो होता है उसको हम प्रदर्शित करते हैं तीर के निशान के द्वारा। किसके द्वारा, तीर के निशान के द्वारा, है ना। सदिश निरूपण लिख लीजिए, सदिश निरूपण। तो सदिश को जो मैं निरूपित करता हूं वो तीर के निशान के द्वारा। ये आगे वाला जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं हम शीर, क्या बोलते हैं, सिर। सिर जो आएगा वो ये वाला आएगा ना, सिर। और पीछे वाले हिस्से को इसको क्या बोलते हैं, पूंछ, क्या बोलते हैं, पूंछ। तो ये सिर और पूंछ की कहानी आने वाली है, सिर और पूंछ, ठीक है। तो एक आता है सिर और एक आता है पूंछ आता है। पहला तो ये तीर का निशान, कोई भी अगर अल्फाबेट लिखते हो, जैसे कोई भी टर्म लिखी, आपने ए लिखा, बी लिखा, अगर मैंने उसके ऊपर ऐसा तीर का निशान लगा दिया तो वो कैसी राशि को प्रदर्शित करता है, सदिश राशि को। ए हो गया या बी हो गया, इसके ऊपर एक तीर का निशान लगा दिया, है ना, तो ये क्या कहलाते हैं, एक सदिश राशि कहलाती है। सदिशों कैसे हम निरूपित करते हैं। दूसरा एक और इसका नोटिफिकेशन होता है कि अगर मैंने कोई वर्ड लिखा, जैसे ए लिखा, और उसकी एक साइड को क्या कर दिया, बहुत ब्रॉड कर दिया, बहुत मोटा कर दिया, ऐसा गाढ़ा कर दिया, ठीक है ना, तो ये राशि भी कैसी हो जाती है हमारे पास, सदिश हो जाती है, ठीक है ना। इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, सिंबल कुछ नहीं ला रखा, तो ये हमारे पास कैसी राशि, एक सदिश राशि। एनसीईआरटी को और डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, किस टाइप से उसमें दे रखा है। तो सदिश निरूपण जो होता है वो तीर के निशान के द्वारा होता है, जिसमें सिर और पूंछ की बात यहाँ पर होती है। क्लियर है। चलिए इसके बाद मैं आपको लिखवाता हूँ अदिश राशियाँ। कौन सी राशियाँ, अदिश राशियाँ, अदिश राशि। तो इसके बारे में लिख लीजिए जरा कि वह राशि जिसके पास केवल परिमाण होता है, वह राशि जिसके पास केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, परिमाण होता है, सदिश राशियां कहलाती है, और सॉरी अदिश राशियां या अदिश राशि कहलाती, ठीक है। अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो एक उदाहरण तो मैंने आपको दे ही दिया है, कौन सा वाला, विद्युत धारा वाला। फिर भी दूरी कैसी राशि है, एक हमारे पास अदिश राशि है। मैं मेरे घर से यहाँ स्टूडियो तक आया हूँ, ठीक है, चल गया, तो यहाँ पर ये मैंने कुछ डिस्टेंस, कुछ दूरी तय करी है, तो वो कैसी राशि है, कैसी राशि है, अदिश राशि, क्योंकि यहाँ पर मैंने दिशा की कोई बात नहीं करी। इसी के बाद आता कार्य, हम कोई कार्य करते हैं तो वो भी कैसी राशि है, सदिश राशि है, सॉरी कैसी राशि है, अदिश राशि है। फिर आ गया द्रव्यमान की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो भी कैसी राशि आ जाएगी हमारे पास, एक अदिश राशि आ जाएगी। द्रव्यमान के बाद हम बात करें समय हम दिशा देखकर नहीं देखते हैं भाई,
तो समय भी कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। तो अदिश के बारे में याद रखिएगा कि वह राशियाँ जिसके पास केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, वो कैसी राशि कहलाती है, अदिश राशि कहलाती है। दूसरी बात, वो अदिश योग के नियम का पालन करती है। किसका बात करें, अदिश योग के नियम का पालन करती है। याद रखना, अदिश योग के नियम का, अदिश योग नियम का पालन करती है। ठीक है, तो ये अदिश के बारे में बेसिकली जानकारी हो गई। अब अगला आर्टिकल पढ़ते हैं हम सदिश के प्रकार। किसके बारे में, सदिश के प्रकार में। तो अगली हेडिंग डाल लीजिए, सदिश के प्रकार। सदिश के प्रकार। चलो भाई, पीडीएफ की सहायता लेंगे हम थोड़ा सा, क्योंकि उसमें सब कुछ आपको ऑलरेडी लिख रखा है। तो नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आती है क्या, सदिश के प्रकार के बारे में। ठीक है, सबसे पहला उसने दे रखा समान सदिश। पहला क्या दे रखा मेरे पास, समान सदिश। अगर मैं समान सदिश की बात करूं तो जहां पर एक सदिश ए है और एक सदिश क्या है मेरे पास, बी है, दोनों का परिमाण और दिशा दोनों एक ही है, परिमाण भी बराबर है और दिशा भी क्या है, समान है। तो वह दो सदिश ए और बी समान सदिश कहलाते हैं यदि इनके परिमाण, क्या चीज़, परिमाण और दिशा क्या समान हो, परिमाण और दिशा क्या समान हो। तो आप इसका प्रैक्टिकली ये लिख सकते हैं इधर। पहला जो दे रखा हमारे पास क्या दे रखा है, समान सदिश। तो उसमें भाई देखो यहाँ बता देता हूँ मैं, समान सदिश, ठीक है ना, जिसमें परिमाण और दिशा क्या समान हो। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कोई सदिश है, उसकी दिशा मैंने इधर ले रखी ए, और एक बी सदिश है, उसकी दिशा भी क्या है, समान है। ये दोनों क्या जा रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं। दूसरी बात, इन दोनों की दिशा तो क्या है, समान है, दिशा क्या है, समान है। ठीक है ना। दूसरी बात, परिमाण की बात करूं तो देखिए अभी याद रखना कि कोई भी सदिश है उसके आसपास ऐसी दो लाइन खींच देते हैं हम, क्या खींच देते हैं, ऐसी दो लाइन, ये उसके परिमाण को प्रदर्शित करती है। किसको, परिमाण को। तो एक सदिश का परिमाण बराबर, ये दो लाइन खींची मैंने और ये लिखा बी सदिश का परिमाण। तो ये दोनों क्या होते हैं, परिमाण में भी कैसे हैं, बराबर है। क्या है भाई, ये कंडीशन लिख लेना कि दोनों दिशा में तो एक ही दिशा में जा रही है, लिखा मैंने है ना, दोनों की दिशा क्या है, एक ही है। कोई भी सदिश है उसके आई साइड अगर दो लाइनें ऐसे खींच दे, दो पैरेलल लाइन, और उसके बीच में उस सदिश को हम बिठा देते हैं, ठीक है ना, तो ये परिमाण कहलाता है। ये क्या कहलाता है, परिमाण। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ए सदिश का परिमाण, ए सदिश का परिमाण है ना। तो उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं हम, ए सदिश का परिमाण, ये लिखा मैंने ए और इसके ऊपर ऐसा लगा दिया, ठीक है ना, दो लाइन खींच दी, तो वो क्या कहलाता है, उसके परिमाण को प्रदर्शित करता है। किसी का भी निकालो, ए का निकालो, बी का निकालो, एक्स वाई जेड किसी का भी, तो बस कुछ नहीं, उसके साइड क्या रखना, दो लाइन ऐसी खींच देना, तो वो किसको निरूपित करता है, परिमाण को। क्लियर है। तो समान सदिश वो होता है जिनकी दिशा और परिमाण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बात क्लियर है। तो ये समान सदिश के बारे में बात हो गई भाई। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, दूसरा आता है समांतर सदिश। क्या आता है हमारे पास, समांतर सदिश। अब समांतर सदिश में बात करें तो पहली कंडीशन, दिशा तो समान ही होना चाहिए, मतलब अगर एक सदिश ए इधर जा रहा है तो बी वाला भी उधर जाए। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई दिशा समान है, तो यहाँ पर दोनों का जो परिमाण है वो बड़ा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, मतलब परिमाण बराबर हो ऐसा कोई ज़रूरी बात नहीं है। परिमाण कम ज़्यादा भी होगा चलेगा, परिमाण कम ज़्यादा होगा तब भी क्या होगा, चलेगा, ठीक है ना। तो वह सदिश जहाँ पर क्या होता है भाई कि परिमाण और दिशा दोनों अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिशा समान हो और एक सदिश दूसरे सदिश का अदिश तथा अशून्य गुणक हो। मतलब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको यही क्लियर कर देता हूँ कि जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सदिश ए इधर जा रहा है और बी सदिश भी मेरे पास कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है ना। ये दोनों की दिशाएं तो क्या हो गई, समान हो गई। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने ए सदिश का परिमाण मान लिया कितना, 2 किलोमीटर, कुछ दूरी मान ली मैंने, और बी सदिश का जो परिमाण है वो मैंने मान लिया 4 किलोमीटर। कितना मान लिया, 4 किलोमीटर, ठीक है ना। तो परिमाण दोनों के बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर परिमाण और दिशा दोनों बराबर हो गई तो वो काउंट होगा किसके अंदर, वो आएगा समान सदिश के अंदर। यहाँ पर दिशा समान होना चाहिए लेकिन परिमाण बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो वो कौन सा सदिश कहलाएगा, समान सदिश।
समान सदिश में एक बात और याद रखना कि समान सदिश में किन्हीं भी सदिशों के बीच का जो कोण होता है वो कितना बनता है, 0 डिग्री। तो यहाँ लिख लेना कोण, समान सदिशों के बीच में कोण कितना बनता है भाई, वो बनता है हमारे पास 0 डिग्री। जैसे ये लिखा ना मैंने, ए सदिश और बी सदिश दोनों एक दूसरे के समांतर है, तो इनके बीच में कोण कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके बाद प्रति समांतर सदिश, उसको बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर। क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर। अब देखिए प्रति समांतर सदिश की अगर मैं बात करूं तो ये जो सदिश है यहाँ पर भी वही चीज़ कि दोनों की दिशाएं क्या हो जाए, एक दूसरे के विपरीत हो। मतलब अगर ए सदिश मेरा इधर जा रहा है, किधर, इधर जा रहा है, तो बी सदिश कहाँ आएगा, इसके विपरीत आएगा। बी सदिश कहाँ आएगा, इसके विपरीत। तो दोनों की दिशाएं देखिए एक दूसरे की क्या हो गई, विपरीत हो गई। तो दिशाएं विपरीत हो, दूसरा इनका जो परिमाण हो, जरूरी नहीं कि ये दोनों का परिमाण बराबर हो, है ना। अगर बराबर हो गया, दिशा विपरीत है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में इसको बोलते हैं प्रति समांतर सदिश, क्योंकि दिशा क्या दोनों की दूसरे के विपरीत है। लेकिन जरूरी नहीं, परिमाण समान हो भी सकता है और नहीं भी। तो वह सदिश जिनकी दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हो तथा परिमाण इनके बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी। कैसे, कौन से सदिश कहलाते हैं हमारे पास, प्रति समांतर सदिश। अच्छा, प्रति समांतर सदिश में जो कोण बनता है, जो थीटा बनेगा, उसका वैल्यू कितना आएगा भाई, 180 डिग्री। कितना बनेगा, 100। क्यों, क्योंकि एक इधर जा रहा है और दूसरा इधर जा रहा है, तो दोनों के बीच में कोण कितना बनेगा, 180 डिग्री। क्लियर है। तो ये बेसिकली बात याद रखना, प्रति समांतर सदिश की बात हो गई हमारे पास। अब प्रति समांतर सदिश के बाद आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट आता है हमारे पास सररेखीय सदिश। बड़े काम का है सररेखीय सदिश। चलिए भाई समझते हैं सररेखीय सदिश क्या कहलाता है। सररेखीय सदिश का मतलब होता है एक ही रेखा में सदिश होना। क्या होना, ये जो दे रखा है सररेखीय सदिश। यदि दिए गए सदिश एक ही सरल रेखा के अनुदिश या विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो वे सररेखीय सदिश कहलाते हैं। देखिए बेसिकली एग्जांपल समझाता हूँ कि भाई एक सदिश मेरे पास ये ए सदिश वो इधर जा रहा है और बी सदिश भी उसी ही दिशा में जा रहा है, ठीक है ना, उसके आगे ऐसा। तो ये दोनों क्या हो गए, एक ही रेखा में जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं, एक ही रेखा में जा रहे हैं। तो ये जो सदिश कहलाएंगे वो कैसे सदिश कहलाएंगे, सररेखीय सदिश। इसका अपोजिट ये भी हो सकता है कि एक सदिश आपका इधर जा रहा है और दूसरा सदिश उसी की दिशा में उसी की तरफ लेकिन विपरीत दिशा से आ रहा है, उसी की तरफ लेकिन विपरीत दिशा है, तब भी ये दोनों कैसे कहलाएंगे, सररेखीय सदिश कहलाएंगे। क्योंकि दोनों क्या हो, एक ही रेखा में आ रहे हैं, दोनों क्या हो रहे हैं, एक ही रेखा में आ रहे हैं। तो ये बात हो गई हमारे पास कौन से, सररेखीय सदिश के बारे में। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट जो आर्टिकल दे रखा है वो हमारे पास क्या है, शून्य सदिश। क्या दे रखा है हमारे पास, शून्य सदिश। ये बड़े काम का है। शून्य सदिश जिसका परिमाण कितना हो जाए भाई, 0 हो जाए। जैसे 0 के ऊपर सदिश लगा दो, क्या लगा दो, जैसे मैंने लिखा ये 0 और इसके ऊपर क्या लगा दिया, सदिश लगा दिया। अब 0 के ऊपर सदिश लगा दिया तो वो कैसा वेक्टर सदिश हो जाएगा, शून्य सदिश। तो वह सदिश जिसका परिमाण क्या हो तथा दिशा स्वैच्छ हो, मतलब कोई हम ज्ञात ही नहीं कर सकते। जैसे कोई बिंदु लगा दिया, अब इस बिंदु की कोई दिशा को हमें पता ही नहीं, ये कोई पता ही नहीं, इसका परिमाण कितना मान लिया, 0। तो जिसका परिमाण 0 और दिशा कोई निश्चित ना हो कि भाई क्या हो सकती है, या दिशा का हमें कोई ज्ञान ही ना हो, तो वो कैसा सदिश कहलाता है, शून्य सदिश। याद रखना है ना, 0 वेक्टर के किसी भी सदिश के ऊपर अगर ये तीर का निशान लगा दिया तो वो कहलाता है हमारे पास क्या, शून्य सदिश कहलाता है। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं इकाई सदिश। ये बड़े काम का है, इससे साथ दोस्ती याद रखना। 11 पढ़ो, कक्षा 11वीं के लिए तो जरूरी है ही से, ऐसे 12वीं के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्लास 12th के अंदर आप जितने भी सदिश फॉर्म लिखेंगे, किसी भी, चाहे विद्युत बल का लिखें, विद्युत क्षेत्र का लिखें या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का लिखें, ये सारी बातें आएगी। ये चुंबकीय क्षेत्र की बात हो तो उसका सदिश रूप लिखने के लिए इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इकाई सदिश का मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इसका परिमाण होता है 1। पहली चीज़, इसका परिमाण कितना होता है, 1। दूसरा, ये दिशा को प्रदर्शित करने के लिए यूज़ किया जाता है। किससे प्रदर्शित, किसको लिए, दिशा के लिए। आइए क्या लिखा है यहाँ पर, एक सदिश को इसके परिमाण द्वारा विभाजित करने पर इकाई सदिश प्राप्त होता है। ये पॉइंट, ए का इकाई सदिश ए केप, हम इकाई सदिश को किससे प्रदर्शित करते हैं, इसके द्वारा से प्रदर्शित करते हैं। मतलब कोई भी अगर सदिश है, कोई भी सदिश है, उसके ऊपर हमने ऐसे केप लगा दी। जैसे मान लीजिए मैंने एक्स लिखा और एक्स के ऊपर ऐसे टोपी लगा दी, वो क्या किसको प्रदर्शित करेगा, इकाई सदिश को। या जैसे मैंने लिखा आई, इसके ऊपर केप लगा दी, या फिर लिखा बी, है ना, ऐसे केप लगा दी, तो किसको प्रदर्शित करता है भाई, किसको, इकाई सदिश को। याद रखिएगा। तो ये इकाई सदिश हो गया हमारे पास। ठीक है, इसको प्रदर्शित करने का एक और तरीका होता है, यहाँ पे लिखा है इन्होंने कि ए सदिश बराबर ए सदिश अपॉन ए इकाई सदिश बराबर ए सदिश अपॉन में ए सदिश का परिमाण।
मतलब कैसे लिख सकते हैं हम इसको, ऐसे लिख देता हूं मैं, ए सदिश के ऊपर केप, मतलब ठीक है ना, ए का इकाई सदिश, क्या बोलूंगा मैं इसको, ए का इकाई सदिश बराबर ए का सदिश बटे ए सदिश का परिमाण। अभी परिमाण निकालना मैं आपको सिखाऊंगा, पहले इसके प्रकार बात कर लेंगे, फिर परिमाण कैसे निकालते हो मैं आपको बताऊंगा। तो ए सदिश का या ए का इकाई सदिश बराबर ए सदिश अपॉन में उसका परिमाण। तो ये जो परिमाण निकालेंगे ये हमें कहलाएगा क्या, इकाई सदिश। नीचे लिखा है, हम कह सकते हैं कि इकाई सदिश हमें दिशा का बोध कराता है, जिसके बारे में आपको बता दिया है कि किसके लिए काम आता है, इकाई सदिश के लिए। और इकाई सदिश का जो परिमाण होगा, याद रखना, इकाई सदिश का जो परिमाण होता है वो कितना होता है हमारे पास, 1। आप लिख सकते हैं ऐसा कि वह सदिश जिसका परिमाण कितना होता है, 1 होता है, तथा जो हमें दिशा का ज्ञान कराता है वो क्या कहलाता है हमारे पास, इकाई सदिश। क्लियर है, चलिए इसकी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट आते हैं हम, आप स्क्रीन को पोज करके डेफिनेशन लिख सकते हैं, और जो मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ वो भी आप नोट कर सकते हैं, इससे हमें क्या थोड़ा हिंदी में लिखने में दिक्कत ना होगी। नेक्स्ट आता है अभिलंबवत सदिश, अभिलंबवत इकाई सदिश, सॉरी क्या लिखा है, अभिलंबवत इकाई सदिश, बड़े काम का है, ये इकाई सदिश से ही ले आया है। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 3 फिंगर्स को हमने ऐसे फैला दिया है ना, एक को x में रख दिया, एक को y में रख दिया, एक को z में रख दिया, तो x y z को सदिश रूप में भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं। कैसे, ये बहुत अच्छा सा फिगर बना रखा है ये, ठीक है। ये मैंने इधर इसको मान लिया x, इसको मान लिया हमने क्या, y, और इसको मान लिया हमने z। मैं z ऐसे भी ले सकता हूँ, या कई बार हो सकता है आपने ऐसा भी बनाने की मेरी आदत है, इस टाइप से, ये z x हो गया, ये y हो गया, और ये z हो गया, ठीक है ना। ये 3 अक्ष होती है हमारे पास, है ना, क्या होती है, 3 अक्ष होती है, x y और z। तो तीनों अक्ष की हमने बात कर ली, ये हो गया हमारे पास z। अब x अक्ष को अभिलंबोत सदिश के रूप में, अभिलंबोत इकाई सदिश के रूप में x अक्ष को हम प्रदर्शित करते हैं आई केप के द्वारा। किसके द्वारा, आई के ऊपर केप लगा दो ऐसे, मतलब ये किस दिशा में जा रहा है भाई, x में जा रहा है, किस में जा रहा है, x बोले तो आई केप। y की अगर बात हो रही तो j के ऊपर केप लगा दो, k की अगर बात हो रही तो k के ऊपर क्या होगा, z की बात हो रही k के ऊपर केप लगा दो। तो अभिलंबोत सदिश में अभिलंबोत इकाई सदिश कहलाते हैं। दाहिने त्रिक का नियम अभी मैंने आपको बताया कि ऐसे तीनों फिंगर्स को फैला दो, ये x हो गया, ये y हो गया, और ये z हो गया। हम दाएं हाथ की उंगलियों को x y z की ओर मोड़ें तो अंगूठा हमें z अक्ष की दिशा को प्रदर्शित करता है, मतलब वो एक तरह से हमें क्या दे देगा, दिशा। जैसे मान लीजिए x पे रखा और इन उंगलियों को किधर रखा, y की तरफ मोड़ा, तो ये कहाँ आ रहा है, z की तरफ। ऐसे ही मैंने y पे रखा, y से निकाल के z की तरफ मोड़ा, तो ये दिशा किधर देगा मुझे, k की तरफ, x की तरफ दे देगा, ठीक है ना। वो एक अलग बात है, मैं आपको समझाऊंगा। तो अभी याद रखना कि x अक्ष को हम प्रदर्शित करेंगे किसके द्वारा, i के द्वारा, y अक्ष को प्रदर्शित करेंगे किसके द्वारा, j के द्वारा, और z को प्रदर्शित करेंगे किसके द्वारा, k के द्वारा। i केप, j केप, k केप, ये अभिलंबवत इकाई सदिश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अभिलंबवत इकाई सदिश, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर एक चीज़ और समझाता हूँ मैं आपको, ये लिखा है इसने i केप, ये लिखा है x सदिश अपॉन में x सदिश का परिमाण, j के y सदिश अपॉन में y सदिश का परिमाण, और k इकाई सदिश बराबर z अपॉन में z का परिमाण। अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आगे अगर मैं यूज़ करूं, i इकाई सदिश बराबर i सदिश बटे i सदिश का परिमाण, ठीक है ना। वैसे इसका परिमाण कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो बेसिक बात यहाँ पे लिखी रखी है अपने को सब चीज़ें। x इक्वल टू कितना ले रखा है भाई, एक्स आई केप, ये फंडा याद रखना। इसमें करा कुछ नहीं है भाई साहब, इसने इसका इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो अगर मुझे x इकाई सदिश दे रखा है तो उसको मैं देखिए इसने क्या लिखा है हमारे पास, यहाँ से लिखा आई केप बराबर x सदिश अपॉन में x सदिश का परिमाण। अगर मुझे इसको ही को निकालना है तो x सदिश बराबर x का परिमाण इंटू क्या कर देंगे, आई केप कर देंगे, ठीक है। एक चीज़ ये लिख सकते हैं, पर एक चीज़ मैं आपको समझा, जैसे मान लीजिए मुझे x लिखा है, x सदिश लिखा है, उसको मैंने लिखा x सदिश अपॉन में x सदिश का परिमाण। x की जगह आप a ले लीजिए, a इकाई सदिश बराबर a सदिश, और उसी का क्या हो गया मेरे पास, परिमाण आ गया। अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी a सदिश की, तो क्या करूँगा मैं, इसका इधर गुणा कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा जी, a का केप और ये मॉड ऑफ a। तो ये एक फॉर्म याद रखेगा कि अगर मुझे इकाई सदिश दे रखा हो और उसका परिमाण मुझे पता हो तो मैं उससे उसका सदिश फॉर्म निकाल सकता हूँ। क्लियर है, ये हमारे पास हो गया कौन सा, अभिलंबवत सदिश। नेक्स्ट आता है ध्रुवीय सदिश, बड़े काम का है ये ध्रुवीय सदिश। भाई पंखा घूमता है,
सीधा घूम रहा है, उल्टा घूम रहा है, उसकी दिशा कैसे जानेंगे? ध्रुवीय सदिश के द्वारा, ठीक है ना। किसके द्वारा? ध्रुवीय सदिश के द्वारा। जैसे मान लीजिए एक सुंदर सा मैं पंखा बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, इस तरीके से हमने बना लिया एक सुंदर सा पंखा, ठीक है ना। और ये ऐसे इसको नहीं लेते हम, ऊपर वाले हिस्से को, ठीक है जी। ये हो गया ऐसे, इधर बना दिया ऐसे, और एक पंखुड़ी को मैंने बना दिया कुछ ऐसे, ठीक है ना। और ये इसका पॉइंट हो गया जहाँ से हैंग हो रहा, मतलब लटका हुआ, ठीक है। तो ये अगर इस दिशा में घूम रहा है, इस दिशा में मतलब ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना, ये मेरे हिसाब से क्या हो रहा है भाई, ये जो इसका रोटेशन हो रहा है, ये मेरे हिसाब से क्लॉकवाइज हो रहा हो सकता है। आप अगर इसको देख रहे हैं तो आपके हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये वर्ड अगर निकलता है तो एक बात याद रखना, दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब होता है घड़ी की दिशा में। किधर? घड़ी की दिशा में। दक्षिणावर्त को इंग्लिश में बोलते हैं हम क्या? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, नीचे लिख लेना घड़ी की दिशा में। और यहाँ पर एक वर्ड आएगा वामावर्त। क्या आएगा? वामावर्त। वामावर्त मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, इससे हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर आप घड़ी की दिशा में चल रहे हैं, कोई चीज़ घड़ी की दिशा में घूम रही है, जैसे पंखा अगर सीधा घूमेगा तो दिशा क्या होगी? घड़ी की दिशा होगी। पंखा हमेशा ऐसे ही घूम रहा है, मतलब आपका जो पंखा है वो किसी दिशा में घूमता है? दक्षिणावर्त दिशा में। अगर कनेक्शन आपने सर्किट सही नहीं जोड़ा है और पंखा उल्टा घूम रहा है तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे कि उसकी दिशा कैसी है? वामावर्त दिशा है। तो एक चीज़ होती क्लॉकवाइज, एक होगी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो पोलर में क्या होता है कि हमें कोई भी चीज़ घूम रही है तो उसके अक्ष के अलोंग जो आएगा, यदि इसका प्रारंभिक बिंदु या कार्यकारी बिंदु होता है, उदाहरण विस्थापन या बल, तो क्या कहलाएगा मेरे पास? पोलर सदिश कहलाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, सॉरी ये जो मैंने आपको चीज़ समझाई ये पोलर सदिश नहीं आएगा। मैंने आपको जो पंखे वाला एग्जाम्पल दिया वो एक्सियल सदिश आएगा ना, बाय मिस्टेक पोलर बता दिया। पोलर मैं आपको बताता हूँ, ये हमने जो बात करी है ये किसकी बात करी है? अक्षीय सदिश की। अभी जो मैंने आपको 2 मिनट पहले समझाया ना वो अक्षीय सदिश समझाया। पोलर सदिश में आपको 1 मिनट बताता हूँ। बेटा इधर हो जा, अरे 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 चल 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 चल। ये अभी जो मैंने आपको समझाया ना वो ये चीज़ मैंने बता दी आपको, ठीक है ना। अक्षीय सदिश के बारे में आपको जानकारी दे दी है मैंने, पंखे वाली जो जानकारी दी ना भाई वो अक्षीय सदिश के बारे में जानकारी दे दी है आपको, ध्यान रखना ना। यह घूर्णी प्रभाव को प्रदर्शित करता है। किसको बताता है? घूर्णी प्रभाव को, ठीक है ना। दाहिने हाथ के पेच के नियम, पेच का मतलब हम पेचकस से किसी नट को कसते हैं ना, वो भी समझाया था। तो नट को कसते हैं मतलब उसके हिसाब से हमारी दिशा निकाल सकते हैं। अगर नट कसा रहा है अंदर की तरफ, जैसे स्क्रू को मैं ऐसे टाइट करूं तो मेरा ये हाथ का रोटेशन, हाथ का घुमाव कैसा आएगा? दक्षिणावर्त आएगा। और अगर उस नट को मैं खोलता हूं, बाहर की तरफ रिलीज करता हूं तो वो कैसी आ जाएगी? वामावर्त दिशा। तो दक्षिणावर्त वामावर्त दोनों चीज़ याद रखिएगा, ठीक है ना। ये इसने दे रखा वामावर्त घूर्णन मतलब ये इस तरह से ऐसा घूर्णन, और दक्षिणा मतलब ऐसा घूर्णन। तो अक्ष के अनुदिश जो आएगा हमेशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश अगर आता है हमारे पास उदाहरण, ठीक है ना, घूर्णन अक्ष के अनुदिश होता है तो वो क्या कहलाता है मेरे पास? अक्षीय सदिश कहलाता है, ठीक है ना। कौन कौन सी चीज़ आ जाएगी? कोणीय वेग, बल आघूर्ण, कोणीय संवेग। कोई चीज़ वृत्त में अगर घूम रही है और उसकी मुझे दिशा बतानी है तो वहाँ पर मैं इस अक्षीय सदिश का यूज़ करूँगा, ठीक है ना। चलिए इसके पहले मैं बात कर लेता हूँ किसके बारे में भाई, ये जो चीज़ मैंने छोड़ रखी है पोलर सदिश, उसमें मैंने आपको ये बता दिया था। पोलर सदिश का मतलब क्या होगा? कहाँ गया ये? देखिए इसको क्या प्रदर्शित करते हैं ये चीज़, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक एक्स अक्ष हो गया है ना, ये वाई अक्ष हो गया। कोई सदिश यहाँ से शुरू होकर इधर जा रहा है, मतलब किसी बिंदु को प्रदर्शित कर रहा है और जिसका हमें प्रारंभिक बिंदु क्या हो पता हो, जिसका प्रारंभिक बिंदु हमें क्या हो पता हो, तो वो सदिश क्या कहलाएगा? एक तरह से पोलर सदिश कहलाएगा। जैसे ये मैंने लिख लिया O पॉइंट, ये लिख लिया P पॉइंट। इस P पॉइंट के निर्देशांक मेरे पास क्या आ गए? x, y आ गए। इसको मैं सदिश रूप में अगर लिखना चाहूँ तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा? सदिश रूप में लिखना चाहूँ तो x अक्ष को हम प्रदर्शित करते हैं I के द्वारा, y को प्रदर्शित करते हैं j के द्वारा। तो अगर मैं OP सदिश रूप में लिखूँ तो OP बराबर कितना हो जाएगा? x ऑफ i कैप, मतलब ये x दिशा में कितना चला है? x चला है, और y में कितना चला है? y ऑफ j कैप। तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा? उसका पोलर सदिश कहलाएगा। क्लियर है? क्या कहलाएगा? पोलर सदिश, जिसका प्रारंभिक बिंदु हमें पता हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद समतलीय सदिश आएगा। अगला मेरे पास क्या आने वाला है? समतलीय सदिश। समतलीय सदिश की अगर मैं बात करूं तो वह सदिश जहां किसी तल में, मतलब ऐसे सदिश जो किसी तल में आ रहे हैं,
क्या आ रहे हैं, किसी तल में आ रहे हैं। जैसे बोर्ड की मैं बात करूं तो इस बोर्ड पे ये हमारे पास एक तल हो गया, कोई सा भी सदिश बना वो कहलाएगा कैसा, समतलीय सदिश। बेसिकली और समझते हैं हम, जैसे मैंने ये एक्स अक्ष बना दिया, एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, इसमें एक सदिश मैंने इधर बना दिया और एक सदिश मैंने इधर बना दिया, इसको P लिखा और इसको मैंने क्या लिख दिया Q, और ये बिंदु मेरा पास क्या हो गया O। तो x और y भाई दो अक्ष को मिलाकर क्या बनाते हैं, हम एक तल बनाते हैं, एक दूसरे के लंबवत ये दोनों अक्ष है ना कट कर रही है, इन दोनों को मिलाकर क्या बन गया, एक तल। तो अगर किसी तल के अंदर सदिश आते हैं तो वो कहलाते हैं क्या, समतलीय सदिश। वो क्या कहलाते हैं हमारे पास, समतलीय सदिश। तो डेफिनेशन में क्या लिखी है, आ जाओ जरा देख लेते हैं। समतलीय सदिश तीन या अधिक सदिश समतलीय सदिश कहलाते हैं यदि वे एक ही तल में स्थित हो। दो मुक्त सदिश हमेशा समतलीय सदिश होते हैं। इसने लिखा दो, मैंने यहाँ पे दो बना रखे हैं, जरूरी नहीं कि इसने तीन बोला तो तीन ही हो, दो वाले सदिश को भी हम समतलीय सदिश बोल सकते हैं, ठीक है ना। और अगर तीन की बात आ गई तो भाई एक सदिश इधर आ गया, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, इसको मैंने P बोल दिया, इसको R बोल दिया और इसको Q बोल दिया, है ना। ऐसे तीन सदिश हमारे पास हो गए, ठीक है। तो अगर किसी तल के अंदर तीन या उससे ज़्यादा या दो या उससे ज़्यादा सदिश आ रहे हैं तो वो कैसे कहलाएंगे हमारे पास, समतलीय सदिश, ठीक है। तो देखिए जी यहाँ पर बेसिक हमने बात कर ली है कितना, समतलीय सदिश के बारे में, ठीक है। सर कितने मिनट का वीडियो हो गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने बात कर ली किसके बारे में, सदिश के बारे में, सदिश के प्रकार के बारे में। अब इसी में मैं आपको थोड़ा सा इसका परिमाण निकालना सिखा देता हूँ, परिमाण कैसे निकालते किसी भी सदिश का, ठीक है ना, और किसी भी सदिश का जोड़ कैसे कर सकते हैं, घटाव कैसे करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर कोई सदिश के प्रकार की बात तो हमारे पास कंप्लीटली हो गई है। अब हम बात करते हैं सदिश के परिमाण के बारे में। तो सदिश का परिमाण हेडिंग डाल लीजिए, सदिश का परिमाण। जैसे मान लीजिए आई और जे के बारे में मैंने आपको समझा दिया कि आई केप और जे केप के हिसाब से हम एक्स में कितना चल रहा है, वाई में कितना चल रहा है, हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई सदिश है, मैंने उसको लिखा ए, या इसको हम डायग्राम से समझते हैं। कक्षा 10वीं में आपने दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं ये पढ़ा होगा, उसको मैं सदिश रूप में प्रदर्शित करता हूँ। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष को हम प्रदर्शित करते हैं आई केप के द्वारा, वाई अक्ष को हम प्रदर्शित करते हैं यहाँ पर कैसे, जे केप के द्वारा। ये हमारा मूल बिंदु हो गया और ये हमारे पास एक बिंदु P हो गया। इसके निर्देशांक मैंने लिख लिए कितने, 2,3। ये मेरे पास हो गया 0,0। इस बिंदु O के निर्देशांक क्या हो गया, 0,0। अब यहाँ पर x, इस 2 का मतलब क्या होता है, इस 2 का मतलब ये x में कितना चला 2 मीटर, और इस 3 का मतलब y में कितना चला 3, वो मीटर में जो भी दे रखा है, ठीक है ना। तो x में कितना चला 2 और y में कितना चला 3 चला। दूसरी बात, इसका ये हमेशा दक्षिणावर्त दिशा में हम क्या निकालते हैं, सॉरी वामावर्त दिशा में क्या लेते हैं, थीटा। इस अक्ष से हम कैसा चलते हैं, वामावर्त दिशा में, उल्टी दिशा में, तो थीटा क्या लेते हैं हम, धनात्मक। अगर आप इसके विपरीत दक्षिणावर्त दिशा में जा रहे हैं, ऐसा जा रहे हैं, तो वो क्या थीटा क्या लोगे आप, ऋणात्मक लोगे, ठीक है ना। अभी ये बात याद रखना। अब इसको मैं अगर सदिश रूप में लिखूँ तो इन दोनों के बीच की दूरी मैंने मान ली क्या, आर सदिश। क्या मान ली, आर सदिश। कैसे लिखेंगे, इसमें से इसको क्या करना, माइनस, इसमें से इसको क्या करना, माइनस। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, x1 y1 के फॉर्म में लिख लेता हूँ। बिंदु P ये मैंने लिखा x1 और इसको लिखा मैंने y1, क्या लिखा x1 और y1। तो जो OP सदिश लिखूंगा मैं, OP सदिश बराबर R सदिश, क्योंकि O से लेके P तक की मैंने क्या प्रदर्शित कर रखा है, R सदिश के द्वारा। इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, मतलब ये कितना हो गया, x1 - 0, और x वाले की बात हो रही मतलब आई केप। ऐसे ही y1 - 0, तो y की बात हो रही मतलब जे केप, क्या आ जाएगा, जे केप। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, OP सदिश। अभी 2D की बात कर रहा हूँ ना, समतल की बात कर रहा हूँ मैं, 3D की बात नहीं कर रहा हूँ, 3 दिशाओं की बात नहीं कर रहा हूँ। 3 की मैं बात करता तो क्या आ जाता है यहाँ पे, Z पे आ जाएगा। हम आगे देखेंगे, R सदिश बराबर x1 आई केप प्लस y1 जे केप। क्या आ गया, x1 आई केप और y1 जे केप। जो बिंदु है x1 और y1 इसके ऊपर सदिश नहीं लगाएंगे, क्योंकि उसी के साथ मैंने आई केप और जे केप दिशा लगा रखी है। अब मुझे इस सदिश का क्या निकालना है, परिमाण। इस सदिश का क्या निकालना है मुझे, परिमाण, अगर पूछ लिया जाए तो। जो i और z, j का जो गुणांक होता है, i आ जाए, j आ जाए और k,
तीन चीज़ पढ़ी है मैंने, आई पढ़ा है, जे पढ़ा और के पढ़ा। अगर मुझे इसके गुणांक के बारे में बात आ जाए कि आई का गुणांक कितना होगा, जे का कितना होगा और के का कितना होगा, तो आई के गुणांक का, जे के गुणांक का और के गुणांक का वर्ग करके तीनों को क्या करना है, जोड़ना है। और जोड़ने के बाद क्या करना है, करनी लगाना है। क्या लगाना है, करनी। देखिए अभी मेरे पास आई और जे है, तो यहाँ पर आर सदिश इसके समांतर दो लाइन खींची, मतलब ये हो गया आर सदिश का परिमाण। करना है क्या आपको, यहाँ लिख देता हूँ, आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक हम समझते हैं ना, गुणांक का मतलब आई के गुणांक में क्या रहा, का वर्ग, आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा आई का गुणांक क्या मेरे पास, इस आई का गुणांक क्या x1 है ना, तो x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, ये हो गया मेरे पास आर सदिश का परिमाण। क्या हो गया जी, आर सदिश का परिमाण। ठीक है, एक बार फिर से ओ से लेके पी तक मैंने इसको प्रदर्शित कर दिया, आर सदिश, इन दोनों का हमने अंतर लिया। अगर x की बात हो रही तो आई के, y की बात हो रही तो जे के, और के z की बात हो रही तो के, उसको लिख लिया इस फॉर्म में। कोई भी सदिश अगर आपको मिलेगा वो आपको इस फॉर्म में, इस रूप में आपको मिलेगा। और अगर इस रूप में मिलता है और इसका हमें क्या निकालना, अगर परिमाण निकालना, तो आई और जे और के गुणांक का हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करके जोड़ना पड़ेगा और करनी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए इसके ऊपर मैं एक सवाल करवाता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई सदिश दे रखा हो, ए सदिश, वो दे रखा मान लीजिए 2i केफ प्लस 3j केफ प्लस 4k केफ, और भाई साहब उसने पूछ लिया मेरे से क्या कि भाई ए सदिश का परिमाण बताओ। क्या बताओ, ए सदिश का परिमाण। काफ़ी आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। तो ए सदिश का परिमाण क्या हो जाएगा, ये लगाया अंडर रूट, हमने क्या लगाया, अंडर रूट। ठीक है ना, यहाँ पे ऐसा लिख लेते हम इसको, ये लगाया अंडर रूट, मतलब करनी लगाई। तो ए सदिश का परिमाण बराबर हमें क्या करना है, आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर, मतलब के गुणांक का वर्ग। तो आई का गुणांक क्या आ गया भाई मेरे पास 2, तो ये 2 का करा मैंने वर्ग, प्लस जे का गुणांक क्या है 3 का वर्ग। ठीक है ना, जे का गुणांक क्या है 3 का वर्ग, और के का गुणांक क्या भाई 4 है, तो 4 का भी वर्ग। तीनों का वर्ग कर लिया हमने, तो 2 का 4 हो गया, 3 का 9 हो गया और 4 का 16 हो गया। 16 9 25 और 4 29, मतलब कितना हो गया, अंडर रूट 29 करनी के अंदर। तो ए का परिमाण कितना आ गया जी, ए का परिमाण आ गया मेरे पास 29। ठीक है ना, अंडर रूट करने के अंदर। तो ये क्या चीज़ आ गई, परिमाण। ठीक है, ये तो किसी भी सदिश का परिमाण। अब वो पूछ लिया जाए कि भाई इस ए सदिश का इकाई सदिश बताइए। क्या बताइए, इकाई सदिश। अरे सर इकाई सदिश तो हम कैसे निकालेंगे भाई। अब हमें देखिए ए सदिश पता है और उसका परिमाण भी पता है, तो करना कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला ही तो लगाना है जी। ए सदिश का इकाई, ए का इकाई सदिश बराबर क्या होता है जी, ए सदिश अपॉन में ए सदिश का परिमाण। ए सदिश कितना है मेरे पास, ए सदिश दे रखा है 2i केफ 3j केफ 4k केफ बटे इसका परिमाण कितना आ गया, अंडर रूट 29। क्या हो गया, अंडर रूट 29। तो देखिए एक सवाल में मैंने उसका परिमाण भी निकालना सिखा दिया और उसी के साथ साथ उसका इकाई सदिश निकालना भी सिखा दिया। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ, जैसे इसके अलावा एक से ज़्यादा, एक सदिश, 2 सदिश, 3 सदिश आ जाए, ठीक है ना, तो उनका अगर पूछ लिया जाए हमसे। देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद नेक्स्ट हम आर्टिकल में समझेंगे। जैसे हमारे पास आ गया ए सदिश, इसको मैंने लिखा आई केफ प्लस जे के प्लस के केफ, क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे मैंने ले लिया बी सदिश, उसको लिख लिया आई केफ प्लस 2j के प्लस 2k के। अब उनने भाई पूछा क्या, पहली बात ए का परिमाण आप बताइए दोगे कितना आएगा। ऐसे उसने पूछा बी का परिमाण और फिर पूछा उसने ए प्लस बी का भी परिमाण। भाई दोनों को जोड़ दिया, तो आई वाले को आई में ही जोड़ोगे ना, कॉमन सेंस लगाएंगे भाई, आई वाले को आई में जोड़ेंगे, जी वाले को जे में और के वाले को के में। तो ए सदिश का परिमाण कितना हो जाएगा जी, डायरेक्ट बता देते हैं। यहाँ से आई का गुणांक क्या है भाई, यहाँ कुछ नहीं लिखा, मतलब यहाँ पे 1 ही होगा ना, 1 1 और 1, क्योंकि अगर 1 नहीं होगा तो आता ही नहीं। अगर यहाँ मान लीजिए जे उपस्थित ही नहीं होता तो उसकी जगह जे हम लिखते ही नहीं, या फिर 0j लिखें, तो कितना हो जाएगा इसका परिमाण 1 + 1 + 1, मतलब कितना हो गया √3। ऐसे बी वाले का कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इसको जब टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा 9,
और 9 का रूट कितना होगा 3। अब हमें क्या पूछा उसने नेक्स्ट, a प्लस बी का परिमाण पूछा है जी। तो पहले a में b को जोड़िए, क्या करना है हमें, इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। तो देखिए जी यहाँ कितना हो जाएगा a प्लस बी, भाई i वाला ये i और ये भी i है, तो i और i कितना हो गया यार 2i। ऐसे j और j 2j और j कितना हो गया 3j। ऐसे 2j और k सॉरी 2k और k कितना हो गया भाई 3k हो गया। अब इसका क्या निकाल दो, सीधा सा परिमाण निकाल दो। क्या निकालें इसका, सीधे से हम निकाल लेते हैं इसका परिमाण। तो कितना आ जाएगा इसका परिमाण मेरे पास, a प्लस बी सदिश का परिमाण बराबर करनी के अंदर i का गुणांक क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर, j का गुणांक 3 उसका स्क्वायर, k का गुणांक 3 उसका भी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 और 9 और 9 18, 18 4 22। तो टोटली कितना आ जाएगा यार अपने पास ये 22 आ जाएगा ना। अंडर रूट कितना आ जाएगा 22, देख लीजिए कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। तो यहाँ पर हमने निकाल लिया क्या उसका परिमाण। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, जिसमें मैंने आपको बेसिक नॉलेज दिया है इसके बारे में, सदिश और अदिश के बारे में, और सदिश के प्रकार बताए हैं और उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं उसके बारे में जानकारी दी, और उसके ऊपर उसका परिमाण कैसे निकालते हैं उसके ऊपर मैंने कुछ सवाल बताए। अगले वीडियो के अंदर हम और भी इससे एडवांस पढ़ेंगे, जिसके अंदर इसका मैग्नीट्यूड और जो भी चीज़ आएगी वो हम सीखेंगे। आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को हिट करें ताकि हिंदी मीडियम से मिलने वाले जितने भी वीडियोज़ हो सबसे पहले आपको मिलते रहें। ठीक है, थैंक यू।